ग्रह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के वैश्विक स्तर पर क्या दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हरित ग्रह प्रभाव क्या है। हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। जब यह घटना मानव जनित कारणों से दुष्प्रभाव के रूप में सामने आती है तो यह ग्रीन हाउस इफेक्ट मानव के लिए हानिकारक हो जाता है। जानते हैं हरित ग्रह प्रभाव क्या है। पृथ्वी के वातावरण में 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में जो हरित गैसें होती हैं वो कंबल की तरह पृथ्वी के वातावरण को आवरण को के रूप में या कंबल के रूप में घेरे रहती हैं। और जो हरित ग्रह जो पाई जाती हैं पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं और साथ ही साथ यह पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करते हैं। सूर्य से जो प्रकाश किरणें पृथ्वी के जो वातावरण की तरफ आती हैं दृश्य प्रकाश के रूप में अर्थात लघु तरंग सौर विकिरण शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ये पृथ्वी के जो कंबल की तरह जो गैसें घेरे रहती हैं इसकी तरफ आती हैं। क्योंकि यह किरणें लघु तरंगों के रूप में होती हैं इसलिए पृथ्वी के जो गैसीय वातावरण है उसे पार करके पृथ्वी के सतह तक आ जाती है। उसके बाद ये पृथ्वी की सतह से जब ये किरणें उत्सर्जित होती हैं अवरक्त तरंगों के रूप में अर्थात दीर्घ तरंगों के रूप में जिसे पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है अल्बिडो भी कहा जाता है, तो ये तरंगें उत्सर्जित होती हैं पृथ्वी के वातावरण की तरफ अर्थात ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर तरफ 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों का जो कंबल है उसकी तरफ बढ़ती हैं, लेकिन उसे भेद नहीं पाती हैं अर्थात दीर्घ तरंगों के होने के कारण इसे पार नहीं कर पाती हैं, जिससे पृथ्वी का वातावरण और साथ ही साथ पृथ्वी की सतह गर्म बनी रहती है। ये एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट की घटना है। इसके द्वारा पृथ्वी की सतह भी गर्म रहती है, साथ ही साथ वायुमंडल भी गर्म रहता है और इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। साथ ही साथ प्राकृतिक चरम घटनाएं मौसमी घटनाएं भी संभव होती हैं जैसे वर्षा तूफान चक्रवात हिमपात इत्यादि इत्यादि। और यह प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के वातावरण को लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड माध्य तापमान तक गर्म रखता है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। इसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य तापमान अर्थात ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। मानव जनित ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा जो गैसें उत्सर्जित की जाती हैं उसके द्वारा पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ती है, जिसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसों का प्राकृतिक आनुपातिक संतुलन होता है बिगड़ जाता है और हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा वातावरणीय दुष्प्रभाव की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। इसमें सर्वप्रथम आती है जल वाष्प। जल वाष्प लगभग संपूर्ण गैसों का 5% है और ये वायुमंडल में मौसम चक्र के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और मानव प्रत्यक्ष रूप से जल वाष्प गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। जल वाष्प के बढ़ने से पौधों के वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और ये वातावरण में जल वाष्प अस्थायी रूप से उपस्थित होती है, क्योंकि जल चक्र द्वारा ही जल वाष्प का नियंत्रण होता है और जल चक्र द्वारा जल भंडारों वर्षा तथा हिम के रूप में जल वाष्प परिवर्तित होती रहती है और जल वाष्प के द्वारा ही तूफान वर्षा चक्रवात जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इसका योगदान वातावरण को गर्म करने में जल वाष्प का योगदान ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। इसका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान 60% तक होता है। यह प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जो मानव जनित क्रियाओं द्वारा सबसे अधिक उत्सर्जित की जाती है। मानव जनित क्रियाओं का मतलब ये है मानव द्वारा जो औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद जो अब तक जारी की गई थी उसके द्वारा CO2 की मात्रा 1850 से लेकर अब तक वातावरण में 279 ppm से बढ़कर अर्थात पार्टिकल पर मिलियन 279 से बढ़कर लगभग 400 पार्टिकल पर मिलियन हो गया है, जिसके द्वारा CO2
की सांद्रता बढ़ने से तापमान वर्तमान में इस समय बढ़कर 0.71 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और यह तापमान मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से बढ़ा है। इसके बाद CH4 अर्थात मीथेन गैस आती है। ग्रीन हाउस गैस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद जो मीथेन गैस है, CH4 गैस है, इसका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान लगभग 20% है। और ये CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा वातावरण में कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसके द्वारा वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की दर कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 20 से 30 गुना अधिक होती है। और यह गैस मुख्य रूप से आर्द्र भूमि, गाय और भैंस के द्वारा जुगाली करने से, इसके बाद जो धान के खेत होते हैं, इसके अलावा कोयले की खानों में ये गैस पाई जाती है। इस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके बाद आती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में जो ये गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन चक्र के रूप में पृथ्वी के वातावरण उपस्थित रहती है प्राकृतिक रूप से, और ग्लोबल वार्मिंग में इस गैस का योगदान 6% है। उसके बाद CFC गैसें आती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें। ग्लोबल वार्मिंग में इन गैसों का योगदान 14% होता है और यह गैसें मुख्य रूप से जो ओजोन की परत को तोड़ने में इनकी मुख्य भूमिका होती है, जिसके द्वारा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाती हैं और मानव के लिए हानिकारक होती हैं। और यह गैस मुख्य रूप से फ्रिज, AC इत्यादि में प्रयुक्त की जाती हैं। इसके बाद जो दुष्प्रभाव हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो भारत और वैश्विक संदर्भ में किस प्रकार हैं? वो इस प्रकार हैं। कृषि पर दुष्प्रभाव। उष्णकटिबंधीय देश हैं जो मकर और कर्क रेखा के बीच जो अवस्थित देश हैं, उनके फसल उत्पादन में कमी आई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 60-70 वर्षों में। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में जो खाद्यान्न है, मक्का और गेहूँ जैसी फसलें, उनका उत्पादन बढ़ गया है और बढ़ने की संभावना भी है। साथ ही साथ जो खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि है, वो उष्ण कटिबंधीय देशों में इनका उत्पादन घटा है। और इसके साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण फसल चक्र भी बदल गया है, क्योंकि वर्षा का पैटर्न बदला है, जिसके कारण उत्तर भारत में सन 1991 से लेकर 2021 तक लगभग 1/3 वर्षा की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा वैश्विक खाद्यान्न पैदावार में 4% की कमी आई है और भारत का जो धान क्षेत्र का लगभग 40% भाग है, ग्लोबल वार्मिंग में के कारण ये भाग 40% भाग जो धान की खेती का रकबा का भाग है, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसके अलावा पिछले 112 साल में मई जून के महीने में भारत में सबसे कम गर्मी पड़ी है और मध्य भारत में जो पिछले 65 वर्षों में बारिश की भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ मध्य भारत और उत्तर भारत जो खाद्यान्न संबंधी फसलें हैं, गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि, उनमें उनके उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो द्वीपीय देश हैं जैसे मॉरिशस, फिजी और क्यूबा और कैरिबियाई देश, उन देशों के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जल स्तर बढ़ने से उन देशों की जो निचली भूमि डूबने लगी है। साथ ही साथ जो तटीय नगर हैं, मुंबई हुआ, इसके अलावा कलकत्ता हुआ, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए ढाका हुआ, तो ये नगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्तर में वृद्धि होने से इन नगरों के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। इसके बाद ऋतु चक्र में भी बदलाव आया है। ऋतु चक्र में बदलाव के कारण बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, असमय वर्षा और अकाल, समुद्री जल स्तर के बढ़ने से मानव जनित और प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जैसे मध्य अमेरिका के देश, कैरिबियाई देश, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, उरुग्वे इत्यादि देशों में 3 से 14 करोड़ आबादी को आंतरिक विस्थापन का खतरा उठाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 10-15 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूगर्भ जल स्तर में लगभग 1/4 की कमी हो जाएगी, जिसके 1/4 कमी नहीं, लगभग 3/4 कमी हो जाएगी भूगर्भ जल स्तर में, जिसके कारण लगभग 2.5 अरब लोग जल संकट से जूझ रहे होंगे। वर्तमान में विश्व की 50% आबादी
भूगर्भीय जल संकट से जूझ रही है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की है। इसके बाद अगर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अगर देखा जाए तो इससे खाद्यान्न कम उत्पादन होने से महंगाई बढ़ती है, खाद्यान्नों के दाम बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ती है, साथ ही साथ गरीबी बढ़ती है, कुपोषण बढ़ता है और बौनापन और डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस और पीला बुखार जैसे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, मुख्यतः विकासशील देशों में। और इससे विकासशील देशों की सबसे अधिक आबादी प्रभावित है, जबकि अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, अगर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो 50% आबादी इस समस्या से जूझ रही है। अगर साथ ही साथ अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो विकासशील देशों को अपने जो आर्थिक संसाधन हैं वो सामाजिक सुरक्षा पर, आर्थिक सुरक्षा पर और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा पर अधिक खर्च करने पड़ते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके कारण अगर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर अमेरिका के देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में, उत्तर अमेरिका के देश संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय पिछले 4-5 वर्षों में भयंकर बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो कनाडा के जो शीत कटिबंध वाला क्षेत्र है उसमें भयंकर लू का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ टेम्परेचर लगभग 41 से 43 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जबकि कनाडा के ये क्षेत्र शीत कटिबंध में स्थित हैं। साथ ही साथ अगर हीट वेव्स की बात की जाए तो यूरोप के जो ठंडे भाग हैं, ठंडे भाग के देश हैं, उन देशों में पिछले 8-10 वर्षों में भयंकर लू का सामना करना पड़ रहा है, जो भयंकर लू उन्होंने अपने वैश्विक इतिहास में कभी भी नहीं देखी। अगर वर्तमान की बात की जाए तो जर्मनी में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा उभर के आया है। जर्मनी के जो मौसम वैज्ञानिक उन्होंने बताया है जो वर्षा जर्मनी में 2 या 3 महीने में होनी थी वो पिछले 7-8 दिनों में ही हो जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर आंतरिक विस्थापन का भी खतरा उत्पन्न हुआ है।